हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होंगे अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आप सभी के पास पहुंचाना चाहता हूं। तो एससीसीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैंने कुछ सेट बनाए हुए हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके या कॉल करके पता कर सकते हैं। 300 प्राइस रखा है मैंने, बट काफ़ी लोगों ने मैसेज किया सर 300 पे नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं कुछ डिस्काउंट सोचा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं। जो नए कैंडिडेट है उनके लिए बताना ज़रूरी है। ये पूरा ऊपर से ख़त्म हो गया है, ठीक है। पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, आप देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नीचे भी कुछ सिलेबस था, तो इसमें से काफ़ी कुछ करा दिया है। इसमें से भी हो गया लगभग। फर्स्ट एड हो गया है, एक्सप्लोसिव करवा दिया, पीट भी हो गया है, वर्कमैन, ड्रिंकिंग और रेस्क्यू रूल, ठीक है। अब बच गए दो। तो आज का टॉपिक ये है, इसके बारे में। ये विशाल सा एक टॉपिक है। सिर्फ एसओपी लिख दिया, इसका मतलब ये है नहीं कि एसओपी हर एक चीज़ के लिए एक अलग से एसओपी बनाया जाता है। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बोलते हैं या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों का फुल फॉर्म यही होता है। तो गाइस, एक महासागर है समझ लीजिए, सभी के लिए, तो सभी के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मेरे चैनल में सिर्फ होंगे, बाकी चैनल में भी तो होंगे ही, तो पढ़े ही होंगे कुछ। तो इसको लास्ट में देखेंगे। तो आज का टॉपिक ये होगा, उसके बाद पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इसको छोड़ के। उसके बाद एक वीडियो मैं इससे बनाऊंगा, ठीक है। एससीसीएल स्टेट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में भी कुछ डाटा दे दूंगा। यानी इस लास्ट वीडियो इसमें बनाऊंगा, और हो सके इसमें भी वीडियो बनेगी। मैं ढूंढ रहा हूँ बस एसओपी कितने सारे हैं, सब मिल जाए तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, 4-5 घंटे के बन सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो है ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। तो गाइस, मैंने यहाँ कुछ लिख के नहीं रखा है, बस करना क्या, आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, बस यही करना है। और वीडियो को स्किप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मुझे क्या है, स्किप करते हैं तो, ठीक ना। उम्मीद है आप लोगों से काफ़ी एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। मैंने काफ़ी कोशिश की, आप लोगों को काफ़ी हेल्प किया है मेरे ख्याल से। बाकी आप जानते होंगे क्या हुआ है। तो ये है हमारा हेडलाइन, ओपन कास्ट एचईएमएम मशीन। तो हमारे ओपन कास्ट जो है एचईएमएम मशीनरी यूज होती है, सारे के सारे एचईएमएम ही होती है। एचईएमएम का डिफिनेशन रेगुलेशन नंबर 2 में दिया है, जो मेरा एक वीडियो बना हुआ है डिफिनेशन का, उसमें आप देख लीजिए किसको किसको एचईएमएम बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मेन है हमारा डंपर। डंपर के बारे में कुछ जानेंगे। सोवेल है, सोवेल या बेक हो, दोनों यूज होता है। डंपर से ट्रांसपोर्टिंग होता है, ओवरबर्डन हो या तो फिर कोयला, तो दोनों ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। और सोवेल से लोडिंग का काम होता है, बेक हो से भी लोडिंग होता है। तो सोवेल दो टाइप से होते हैं, एक रोप सोवेल और दूसरा क्या है, हाइड्रोलिक। पहले लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लिखना पहले जरूरी है। ड्रैग लाइन, कहीं कहीं ड्रैग लाइन भी यूज होता है, काफी महंगा मशीनरी है। पेलोडर, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा और सावधानियां बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सावधानियां ही है, लेकिन
ऐसा नहीं कि सावधानियां बोल देगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे आएगा। डोजर है, रीपर आजकल यूज नहीं होता है लेकिन मशीनरी तो है। स्क्रैपर भी है। ड्रिलिंग मशीन जनरली यूडीएम ही यूज होता है ओपन कास्ट में। ग्रेडर, ग्रेडर के बारे में भी जानकारी होगा ही मेरे ख्याल से, नहीं है तो यहाँ से मिल जाएगी। BWE बकेट व्हील एक्सकावेटर। तो ये सब खास मशीनरी है ओपन कास्ट में जो हर जगह अलग अलग तरीके से यूज होती है। तो सबसे पहले डंपर को लेते हैं। डंपर एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आती है एग्जाम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनती है तो डंपर से, और आती भी है डंपर से। तो डंपर में कुछ ब्रेक्स होते हैं और उसके यूजेस हैं इस प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ब्रेक में सबसे पहला ब्रेक जो हम लोग लेंगे, सर्विस ब्रेक। सर्विस ब्रेक, इसका क्या काम है सर्विस ब्रेक का? क्या लिखा है? स्टॉप या रनिंग डंपर, यानी चलती डंपर को रोकने के लिए हम लोग सर्विस ब्रेक लगाते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बना कि चलती हुई डंपर को रोकने के लिए कौन सा ब्रेक लगाएंगे। आपको चारों पांचों ब्रेक का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको ऑप्शन चूज करना है सर्विस ब्रेक, ठीक है। अब बात आती है पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक से ही हमारा पता चल रहा है किस टाइप का ब्रेक है, पार्किंग से रिलेटेड है। जब डंपर हम लोग रोक देते हैं ना, तो उसको स्थिर रखने के लिए यानी पार्क करने के लिए हर एक गाड़ी में पार्किंग ब्रेक रहता है। जब हम लोग गाड़ी बंद कर देते हैं, इंजन बंद हो जाता है, रोक के रखते हैं, तो उसमें पार्किंग ब्रेक लगाते हैं जो हमारा चारों टायर को पकड़ के रखता है, ब्रेक लगा हुआ रहता है। तो हमारा जो गाड़ी है ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। किसी कारणवश अगर ढलान रास्ता में अगर खड़ा करते हैं गाड़ी, तो पार्किंग ब्रेक कंपलसरी हो जाता है, और ऐसे भी कंपलसरी है। तो पार्किंग ब्रेक का यही काम है। अब है रिटार्डर ब्रेक। रिटार्डर ब्रेक का क्या काम है? ढालू रास्ते में जब हम लोग उतरते हैं ना, तो डंपर को गति घटाने के लिए यानी कि उसकी वेलोसिटी घटाने के लिए हम लोग ये ब्रेक लगाते हैं। ये काम कहाँ करता है? ढालू रास्ता, इंक्लाइन रास्ता में। तो इससे क्वेश्चन आती है कि ढालू रास्ते में इंक्लाइन वे में डंपर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए कौन सा ब्रेक लगाते हैं? तो कौन सा है? रिटार्डर ब्रेक। अब है डंप ब्रेक। डंप से पता चल रहा है कि डंप एरिया में इसको यूज करेंगे, है ना। तो जब माल हम लोग डंप करते हैं उस समय हमारा इंजन स्टार्ट रहता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? डंप ब्रेक लगाते हैं, ताकि हमारा जो डंपर है स्थिर रहे, ना आगे जाए ना पीछे जाए। तो उस समय हमें डंप ब्रेक लगाना पड़ता है। तो इसका यूज यही है। तो क्वेश्चन यही है कि आपका डंप करते समय हम लोग कौन सा ब्रेक यूज करते हैं? तो डंप ब्रेक। अब है इमरजेंसी ब्रेक। ये सभी को पता होगा इमरजेंसी ब्रेक। कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अचानक से कुछ घटना हो जाती है, कोई आगे व्यक्ति आ जाती है, आगे खाई है, तो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाता है कि ऐसा ब्रेक है जो लगाते ही आपके टायर को लॉक कर देगा, वो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। हो सकता है ज़्यादा गति से चला रहे तो टायर खींचते हुए आगे जाए, लेकिन टायर घूमेगी नहीं।
इमरजेंसी ब्रेक बहुत खतरनाक ब्रेक भी होता है, इसको सोच समझ के लगाना होता है, तो इमरजेंसी के दौरान यूज होता है इमरजेंसी ब्रेक। अब बात करते हैं सेफ्टी अरेंजमेंट। क्या क्या सेफ्टी अरेंजमेंट है? सबसे ज़्यादा सेफ्टी अरेंजमेंट डंपर में ही होता है, क्योंकि डंपर ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बाकी मशीनरी जो फेस में चलती है एक पार्टिकुलर प्लेस पे चलती है, तो उस समय वहाँ पर हैंडल करना काफ़ी इजी हो जाती है पार्टिकुलर प्लेस पर। लेकिन ये डंपर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसलिए इसका सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा है और इतने ब्रेक्स इसी कारण दिए गए। सेफ्टी अरेंजमेंट ऑफ डंपर्स, यही हेडलाइन बनेगा आपका। तो इसमें ये ब्रेक्स तो होते ही हैं सेफ्टी अरेंजमेंट में, ये सारे ब्रेक्स हो जाएंगे। पहला नंबर लिख देते हैं। दूसरा नंबर में आपका हॉर्न भी एक सेफ्टी डिवाइस है, क्योंकि आगे को व्यक्ति को अगर आप बताना चाहते हैं कि पीछे हम आ रहे हैं डंपर लेके, तो हॉर्न मारिए, हॉर्न मारना चाहता है। और बाइक भी चलाते हैं हॉर्न मारते हैं, तो ये हॉर्न भी है। लाइट, लाइट आपका भी ज़रूरी है नाइट में अगर काम हो रही है तो। इंडिकेटर लाइट, आपको पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको बताना है कि हम दाएं बढ़ेंगे बाएं या सीधे जाएंगे, तो ये सब लाइट भी आपका सेफ्टी अरेंजमेंट में है। और एक ऑडियो विजुअल अलार्म, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, AVA, इसका फुल फॉर्म है ऑडियो विजुअल अलार्म। ये क्वेश्चन बहुत बार आती है, ठीक है। तो ये जो ऑडियो विजुअल अलार्म कब बजती है? जब अपने गाड़ी को आप पीछे कर रहे हैं ना, पीछे के व्यक्ति को ये अलार्म सुनाई देगा, बजने लगेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि आदमी के पीछे हमारा गाड़ी आ रहा है पीछे से, तो सावधानी से हो जाएगा। तो ये काम है AVA का। रियर व्यू मिरर, ये भी सेफ्टी डिवाइस है, पीछे देखने के लिए, आगे देखने के लिए कुछ मिरर्स होती है, वो सब मिरर्स भी आपका सेफ्टी डिवाइस है। रियर व्यू मिरर होता है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर होता है, तो ये सब वहाँ काम आता है जहाँ पर ऑपरेटर अपनी आँखों से नहीं देख सकता है। अपनी आँखें तो आगे रखेगी ना, तो सब मिरर में देखेंगे तो पीछे का कुछ व्यू दिख जाएगा। तो ये सब मिरर उसी के लिए यूज होता है। ब्लाइंड स्पॉट मिरर से समझना, जहाँ अंधा है आदमी, जहाँ नहीं देख सकता उस प्लेस को ब्लाइंड स्पॉट बोल सकते हैं। सीट बेल्ट है, ये बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी होती है सीट बेल्ट। फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी रहती है, कभी भी आग लग सकती है, क्योंकि कोयला में आग लगना आम बात है। तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाएंगे ताकि आग लगे तो उस पर बचाव किया जा सके, उसे बुझा दिया जाए। प्रोक्सिमिटी सेंसर भी होता है, शायद स्पेलिंग यही होगी, देख लीजिएगा, मुझे तो ये सही लगता होगा। सेंसर भी होते हैं, काफ़ी सेंसर काम आते हैं। एक और है जो काफ़ी बढ़िया है, एंटी कोलाइजन। तो एंटी कोलाइजन का काम क्या है? डंपर के आगे की ओर रहता है और पीछे की ओर रहता है, तो दो डंपर आपस में टकराता है ना, तो उस समय जो है एक सेफ्टी डिवाइस आगे की ओर निकला था। फिगर तो है नहीं, मैंने तुम्हें दिखा था, काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं थोड़ा कोशिश तो कर सकता हूँ, पेन से काम हो जाएगा।
तो ये डंपर है, आगे की ओर है। ये डंपर में बंदा है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, मान लीजिए। ये डंपर इधर जा रही है, किधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। एक डंपर इधर से आ रही है, तो मान लीजिएगा यहाँ बंदा बंदा है या चक्के हैं। तो यहाँ पर कुछ एंटी कोलाइजन के लिए बनाया जाता है। इसका जो कैनोपी है ना, कैनोपी के बाहर कुछ निकाल दिया जाता है न्यूक्लियर इस तरह से, ताकि जब ये डंपर टकराए इसमें भी सेम तरह का रहता है। जो डंपर टकराए तो ऑपरेटर बच जाए, आपस आपस में टकराएगा तो काफ़ी हद तक बच जाएगा। और इसके पीछे डाला, जो डाला रहता है इसके पीछे, डाला मान लीजिए, इसको डाला जैसा तो दिख नहीं रहा, तो ये डाला है, ये आगे है। अगर इधर से भी डंपर आएगी तो डाला के पास भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता है इस टाइप से, वो आपस में टकराती है। तो एंटी कोलाइजन डिवाइस इसको बोलते हैं। टकराने से काफ़ी नुकसान नहीं होता है और ऑपरेटर बच जाता है, क्योंकि जान और माल का नुकसान जो है ज़्यादातर जान को ही प्रायोरिटी दिया जाता है। तो जान जरूरी है, तभी तो डंपर चलेगी, है ना। तो इस तरह से ये सेफ्टी डिवाइस काम करता है। उम्मीद होगा कि अच्छे से फिगर बना लिया था मैंने। अब बात करते हैं इसका ब्रेक टेस्टिंग। गाइस इसको एकदम स्किप नहीं करना है, डंपर बाकी करेंगे तो थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आपकी रहेगी। तो ब्रेक टेस्टिंग की बात की जाए तो हर 15 दिन में की जाती है। कितने दिन में? विद इन 15 दिन में ब्रेक टेस्टिंग, विद इन 15 डेज, ठीक है। ब्रेक टेस्टिंग की जाती है। और ब्रेक टेस्टिंग जो की जाती है, सर्विस ब्रेक, पार्किंग ब्रेक और अन्य ब्रेक सबकी की जाती है। तो सर्विस ब्रेक का टेस्टिंग कैसे होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीआर में भी पूछा गया था। तो सर्विस ब्रेक की टेस्टिंग है ना, 30 किलोमीटर पर घंटा से, यही क्वेश्चन था कि कितने किलोमीटर पर घंटा से चला के किया जाएगा। तो 30 किलोमीटर पर घंटा से गति से चलाकर डंपर को 21 मीटर के अंदर रुक जाना चाहिए। 30 मीटर प्रति घंटा से हमारा डंपर चलाना है और ब्रेक मारना है, और देखेंगे वो ब्रेक लगने के बाद 21 मीटर के अंदर रुकता है कि नहीं। अगर रुकता है तो सही है, ठीक है। कितना मीटर के अंदर रुकना चाहिए? 21 मीटर के अंदर। अब बात करते हैं पार्किंग ब्रेक की। पार्किंग ब्रेक का भी टेस्ट होता है। तो लोड कर लेंगे डंपर को, लोडिंग डंपर को, और ढालू रास्ता में करेंगे, ठीक है। डंपर को लोड कर लेंगे और किस रास्ता में करेंगे? इंक्लाइन में। इंक्लाइन वे में हम लोग उस ब्रेक को यूज करेंगे और कम से कम 10 मिनट रोक के रखेंगे। कितना देर रोक के रखेंगे उस डंपर को? 10 मिनट। अगर हमारा डंपर वहीं वहीं खड़ा रहता है तो हमारा ब्रेक सही से काम कर रहा है। तो इस तरह से टेस्टिंग होता है पार्किंग ब्रेक और सर्विस ब्रेक की। और बाकी ब्रेक का नॉर्मल चेकिंग होता है वर्कशॉप के पास चालू करने से पहले, जहाँ डंपर खड़ी वहीं पर। अब बात करेंगे, अगले की ओर चलते हैं, रोप सेवल शॉवेल बात करेंगे। तो पहले शॉवेल का 2 टाइप है, रोप शॉवेल, बैकहो का भी बात कर लेंगे।
तो रोप सेबल की बात करते हैं। तो रोप सेबल का जो बनावट है, कुछ कंपोनेंट है जो जरूरी है। स्ट्रक्चर लिख देते हैं बनावट को, स्ट्रक्चर ऑफ रोप सेबल। जो इम्पोर्टेंट है रोप सेबल में यही सब बताऊंगा, क्योंकि पूरा HEMM बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इतने वीडियो बनाने पड़ेंगे कि आप देखते देखते थक जाएंगे और मैं बनाते बनाते शायद मैं थक जाऊँ, ठीक ना। क्योंकि सिलेबस जो है काफ़ी लंबा है, एक ही टॉपिक पे इतना क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो इतना अभी पढ़ के क्या कीजिएगा, जब पढ़िएगा एग्जाम देकर इसका पूरी तैयारी के लिए मैं पढ़ाऊँगा, इंटरेस्टेड होंगे तो पढ़िएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, इसमें बकेट होती है पहला नंबर में, डिपर स्टिक होती है, बूम होती है उसकी, मशीन हाउस रहती है, बड़ा पीछे की ओर रहती है मशीन हाउस, क्लाउडर चेसिस भी रहती है, क्लाउडर है चेसिस, चेन वाले क्लाउडर चेसिस। तो ये सब इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता दिया, नहीं तो उतना नहीं पता था। अब अगर इसके काम के बारे में जानना चाहते हैं, बूम का क्या काम है, डिपर स्टिक का क्या काम है, मशीन हाउस का क्या काम है, तो डिपर स्टिक का काम है बूम को ऊपर नीचे उठाना, और बूम तो जानते लंबा करके रहता है, इसका एक फोटो दिखा देते तो बढ़िया रहता, लेकिन आप लोग देखे ही होंगे बूम किसको बोलते हैं, ये जानकारी होगी उम्मीद है। मशीन हाउस वहाँ पर इंजन रहती है, क्लाउडर चेसिस आपका हो गया चेन। अब जो हमारा क्वेश्चन जो है उसको लेते हैं। तो क्वेश्चन जो प्रोविजन था, प्रोविजन ऑफ सोवेल, सावधानियां क्या लेंगे चलाने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं भी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा आते हैं। प्रोविजंस हैं, तो जब सोवेल को ऑपरेट किया जाता है उस समय क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, इसको ध्यान से सुनना है, ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं मैं, है ना। सोवेल फेस को देख ले, जहाँ पर आप सोवेल चला रहे हैं इस सोवेल फेस को देख ले, क्या देखना उसमें, ओवरहैंग तो नहीं है जहाँ पर हम सोवेल चलाने वाले, क्योंकि सोवेल के ऊपर गिरेगी तो कैनोपी तो है ये एक सेफ्टी डिवाइस जो बचाएगी आपको, लेकिन हो सकता है कि आपके डंपर को नुकसान करेगी, तो वो देख लेना ओवरहैंगिंग, पहला पॉइंट यही है। सोबल जो आपकी होती है इलेक्ट्रिकल सोबल, इलेक्ट्रिक से जो चलती है, उसका ट्रेलिंग केबल जो होता है उसको भी देखना है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है कि हम कितना आगे लेके जा सकते हैं, वो भी सावधानी लेनी है, क्योंकि अगर ट्रेलिंग केबल हमारा कम है तो सोबल को आगे लेके जाते हैं तो टूट सकता है, नुकसान होगा हमारा। और तीसरा पॉइंट बोलता है कि सोबल को अगर पीछे हमें घुमाना है तो स्विंग करके पीछे केबल या केबल मैन को ख्याल रखें। तो
जैसे हमारा शोवेल आगे की ओर है, अभी पीछे घुमाना है, तो उस समय कोई बंदा ना हो, क्योंकि हमारा बूम रहता है, बकेट रहता है, तो लग सकती है। तो एक बार देख ले पीछे मुड़ के, उसके बाद इसको स्विंग कराया जाएगा। अगला है कि आपका जो बकेट अगर लोडिंग है, अगर उसमें मटेरियल भरा हुआ, तो उसको कभी भी हैंग करके नहीं रखा जाएगा, उसको नीचे ज़मीन पे सरफेस में सटा के रखा जाएगा। एक झटका में स्विंग नहीं करना है और रुक रुक के भी नहीं करना है, धीरे धीरे जो गति है उसकी आराम से स्विंग करनी है। अगर घुमाते हैं तो, और फेस में जब बकेट लगी हुई है फेस में आपका, तो उसमें स्विंग नहीं करना है, मशीन को घुमाना नहीं है। तो गाइस, अब जब आपका काम खत्म हो गया है, तो उस समय क्या करना है, बकेट को नीचे उतार देना है, नीचे जमीन पे सटा के रखना है, ऊपर में नहीं लटका के छोड़ देना है। और जब आगे पीछे करेंगे तो बिना हॉर्न दबाए या इशारा किए आगे पीछे नहीं करेंगे उसको, क्योंकि व्यक्ति रहते हैं आसपास, उसको चोट लग सकती है। और डंपर भरते समय ध्यान रखें कि बोल्डर बोनेट या ऑपरेटर केबिन पर ना गिरे। जब बड़े बड़े डंपर पे भरते हैं उस समय की बोल्डर फॉर्मेशन होता है, उस समय ध्यान रखना ये सब बात होगा। और अनऑथराइज व्यक्ति को चढ़ने नहीं दिया जाएगा उसमें। तो ये सब जो है प्रोविजन है, आपको यही पढ़ना था। पढ़ने में भले बोरिंग लगे, लेकिन पढ़ना तो यही था, सिलेबस यही है आपका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शोवेल हो गया, ड्रैगलाइन की ओर चलते हैं। तो ड्रैगलाइन का भी कुछ वही चीज है जो डंपर का था, सॉरी शोवेल का जो था। ड्रैगलाइन में भी बकेट होता है, बूम होते हैं, उसका भी अपना बूम है, मशीन हाउस है। बोरिंग तो लगेगा, हो सकता है लग रहा हो, क्योंकि मशीनरी के बारे में जानना बोरिंग ही बात है ना। तो लेकिन बर्दाश्त करने के बाद भी, अगर कर पाते बर्दाश्त, तो आपको सफलता उसके बाद ही मिलती है। क्लाउडर चेसिस, ये सब अरेंजमेंट होते हैं ड्रैगलाइन में भी। तो इसमें क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ड्रैगलाइन हम लोग क्या करते हैं इसका। ड्रैगलाइन हम लोग सॉफ्ट रॉक में यूज करते हैं, सॉफ्ट रॉक के लिए यूज होता है ज़्यादातर। और मिट्टी तो खास करके ड्रैगलाइन से किया जाता है, मीटिंग बोलते हैं। और ये ड्रैगलाइन का इतना बढ़िया सुविधा, इसका बूम हाइट इतना ज़्यादा है, सॉरी बूम लेंथ इतना ज़्यादा है कि इसमें जो है डंपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग 96 मीटर साइज है इसका, ठीक है, इतना बूम लेंथ है इसका। तो गाइस लेंथ, हाँ 96 मीटर है शायद, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। लेंथ, बूम लेंथ बहुत ज़रूरी है वो, है ना। तो ब्लास्ट के मटेरियल को वो सीधे यहाँ एक जगह से उठा के स्विंग करके, जब 96 मीटर है तो 96 मीटर दूरी भी तय कर सकता है स्विंग करेगा, तो सीधे 96 मीटर दूरी पर ये डंप कर सकता है। कितना फायदा है ड्रैगलाइन का, लोडिंग का टाइम बचा, लोडिंग का कॉस्ट बचा, और डंपर का भी कॉस्ट बचा, तो ये सब फायदे होते हैं। तो ड्रैगलाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी जानकारी काफ़ी है ड्रैगलाइन में। सॉफ्ट रॉक था यहाँ पर, सॉफ्ट रॉक के अलावा और भी रॉक हो
ब्लास्टेड रॉक हार्ड भी होते हैं, तो वो सबको भी ये डंप कर सकता है। अब बात करते हैं जो हमारा मुद्दा था, सावधानियां, प्रिकॉशन, प्रिविजन क्या होती है इसका यूज करने का, उस पर एक नज़र दे देते हैं। प्रोविजन ऑफ ड्रैग लाइन। तो ऑपरेशन शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन, किधर गया, बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन, तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन इसी से बने। तो ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, देख ले अंदर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस तो नहीं कर रहा है या कोई मशीन पार्ट खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये ड्रैग लाइन बहुत बड़ा मशीनरी है, तो इसमें जो काफ़ी भाग होते हैं, तो हो सकता है कोई व्यक्ति इसका मेंटेनेंस कर रहा है या तो कोई पार्ट खुला हुआ इसका, तो ये सब देखना है ऑपरेशन करने से पहले। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसको ले सकते हैं, बूम रोप, हॉइस्ट रोप जो उठाने का काम करता है, ड्रैग रोप जो कि घिसने का काम करता है, मटेरियल को रगड़ के उठाता है, उसको ड्रैग रोप बोलते हैं, उसके द्वारा ड्रैग किया जाता है। डंप चेन, बकेट में चेन लगी होती है, डंप चेन ट्रेलिंग केबल जिसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाला अगर यूज कर रहे हैं तो। रोलिंग और सीढ़ी चेक करें, तो ये सब भी चेक करना जरूरी। ब्रेक सेफ्टी डिवाइस को भी टेस्ट करना है, सब शुरू करने तो करना पड़ेगा। ड्रैग को स्विंग रेंज में कोई व्यक्ति गवर्नमेंट वाहन तो नहीं है, ये सब भी चेक करना है उसको ऑपरेशन करने से पहले। ड्रैग लाइन को जब ग्राउंड पर है, ड्रैग लाइन सही और स्थिर रूप से टिका है कि नहीं ये भी चेक करना है। मशीन रूम तेल ग्रीस से मुक्त है कि नहीं, मशीन जो रूम है तेल और ग्रीस से मुक्त है कि नहीं ये भी देखना है। मशीन से इतने बड़े बोल्डर ना उठाएं कि बूम रोप या बकेट रोप की क्षति पहुंचे, तो ज़्यादा बड़ा बोल्डर नहीं उठाना है, तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये लंबा बूम है, तो बूम क्रैक कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही बकेट में भर जाए उसे उठा ले और आवश्यकता से अधिक ड्रैग ना करें, जरूरत से ज़्यादा ड्रैग ना करें, जितना जरूरत उतना करें। बकेट से हाई वाल को ड्रेस करते रहें, ठीक है। स्विंग करने या रोकने में झटका ना दें, झटके से नहीं करना है, स्विंग या रोकना है तो अचानक से ब्रेक नहीं मारना है, धीरे धीरे करना है। डंप करते समय बकेट को जरूरत से अधिक ऊंचा ना उठाए। तो गाइस यही सब है, तो यही सब सावधानियां ली जाती है, और कुछ है सावधानियां सुन लीजिए। ड्रैग लाइन को बेंच के किनारे से न्यूनतम 20 मीटर दूर रखें, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो समझना जरूरी था। 20 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, इसको लिखिए। कहाँ से रहना चाहिए, बेंच के किनारे से न्यूनतम 20 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। स्विंग करने से पहले देख ले कि सब तरफ बॉडी रोप और बकेट के लिए पर्याप्त क्लियरेंस है कि नहीं। एक स्थान से दूसरे स्थान अगर ले जाना है तो पहले रास्ते का मुआवजा करें, इसको रास्ते के बारे में जानकारी लें। रास्ता कम से कम 40 मीटर चौड़ा होना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटर है। जब ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ड्रैग लाइन, एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उस समय जो है रोड का चौड़ाई क्या होगी, रोड विड्थ 40 मीटर से कम में होगी। नॉट लेस देन 40 मीटर। और उसकी ग्रेडियंट की बात की जाए तो 7 डिग्री से अधिक नहीं होगी। और इसको दूसरे भाषा में ग्रेडियंट को जो लिखते हैं उसको अगर जानना चाहते हैं तो 1 यानी 7 डिग्री, ठीक है। ये जो डाटे हैं ये आएंगे आपके एग्जाम में, और ये तो डाटे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसको लिख लिए होंगे। सीट छोड़ने से पहले बकेट को ग्राउंड पर रखें, ये भी ज़रूरी है।
चलिए, इसका सावधानियां हो गया। डेक्लाइन इंपॉर्टेंट था, डंपर के बारे में पूरा जानकारी दे दिया मैंने। अब एक डोजर है, डोजर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। बाकी चीज नहीं भी बताऊंगा तो चलेगा, लेकिन बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। डोजर के बारे में भी जानकारी ले लीजिए कि जो क्वेश्चन था, प्रोविजन क्या है ऑपरेशन करते समय, ठीक है, प्रिकॉशन क्या लेंगे। तो डोजर का शुरू करते हैं। तो शिफ्ट के शुरू में जांच होगी। हेडलाइन देते हैं, बिफोर स्टार्टिंग उस समय हम क्या लेंगे। शिफ्ट के शुरू में चेक करेंगे कि डोजर ठीक की हालात में है कि नहीं, वो सब चेक कर लेंगे। उसका मेंटेनेंस सही है कि नहीं। ब्रेक, वार्निंग डिवाइस, ऑडियो विजुअल अलार्म, हॉर्न, लाइट, सीट। तो ब्रेक भी चेक करना है, वार्निंग डिवाइसेस भी चेक करना है, एवीए भी चेक करना है, हॉर्न को भी चेक करना, लाइट भी देख लेंगे, सीट बेल्ट भी देख लेंगे, और फायर एक्सटिंग्विशर को भी ध्यान में रखेंगे। और इंजन से तेल लीक हो रहा है कि नहीं ये भी देख लेंगे। केबिन ग्लास साफ रखेंगे, जो आपको आगे देखने के काम आता है केबिन ग्लास, उसको भी साफ रखेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको ये सब जानकारी देखनी है अच्छे से, उसके बाद ही मशीन चालू की जाएगी। अब डोजर चल रही है, मार्चिंग के समय क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाएंगे। ठीक है, मार्चिंग मतलब चलना होता है। डोजर जब मार्चिंग कर रही तो उस समय क्या करना, मार्चिंग शुरू करने से पूर्व देख लेगा कोई व्यक्ति नजदीक ना हो। क्यों, डोजर जो है घसीट के मटेरियल को आगे ले जाता है, अगर कोई व्यक्ति रहा तो उसकी तो गई काम से। ठीक है, तो देख लेना, डोजर कंट्रोल में चलाया जाएगा, तेज नहीं दौड़ाया जाएगा। डोजर को एकदम कंट्रोल में चलाया जाएगा, ज़्यादा तेज नहीं दौड़ाया जाएगा। स्लोप या लो गियर को ब्रेक की आवश्यकता कम से कम पड़े, इस तरह से चलाया जाए। दूसरी मशीन को ओवरटेक करने की ही पड़े तो देख लेगा कि सामने काफ़ी दूर तक रास्ता साफ। और कोई मशीनरी आगे चल रही है, उसको ओवरटेक करना है, काम अपना कंटिन्यू रखना है, तो देख लेना बढ़िया से सफिशियंट जगह होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अब मार्चिंग की बात की जाए तो उसका कोई ढाल है, ग्रेडियंट देख लीजिए इसका क्या है, इंपॉर्टेंट ये डाटा लिखना है आपको। 1/3 से अधिक स्लोप में नहीं चलाया जाएगा, इतना तक ये चलेगा। ठीक है, अब ओबी डंप में देखते हैं, ओबी डंप में क्या काम है इसका। डोजर ओबी डंप करते समय क्या करेंगे, डंप को किनारे पर बर्म छोड़ेगा। डंप के किनारे बम तो रहता ही है, देख लेगा डंप के किनारे क्रैक ना हो। जब इसको डंप के किनारे, जब जहाँ पर इसको डंप कर रहे हैं डोजर से, वहाँ देखना क्रैक ना हो, ये भी देखना है। आते जाते अनलोड होते डंपर से डोजर दूर रखेगा। आते जाते जो डंपर है ना, उससे डोजर थोड़ा दूर ही बना के रखेंगे। डंपिंग एरिया में आएंगे ही जाएंगे डंपर। ओबी डंप की जड़ पर पास डोजिंग नहीं करेगा, उसका जो जड़ है वो पूरा लास्ट तक नहीं डंप करेगा। ठीक है, माल गिरकर डोजर को दबा सकता है ना। और इसका एक जो इम्पोर्टेंट बात है, 2008 में जयंत प्रोजेक्ट में ऐसी दुर्घटना हुई थी, है ना। अब बात करते पार्किंग की जगह पर। पार्किंग के जगह पर क्या प्रोविजन है, क्या सावधानियां लेना है। जहाँ पार्किंग है आप करेंगे पार्किंग, डोजर फेस क्वारी किनारे या काफी से दूर कड़ी जमीन पर ही डोजर पार्क करेंगे, यानी कड़ी जमीन पर करेंगे, लूज जगह पर नहीं करना है। और ऐसी जगह करना है जहाँ दूसरा मशीनरी को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड सुनिए, जब तक मजबूरी ना हो स्लोप या डोजर पार्क नहीं करेगा। ठीक है, मजबूरी पर ही डोजर को पार्क करना है। और ब्लेड हवा में लटकता हुआ नहीं छोड़ा जाएगा, जमीन पर टिकाएगा। और अन्य सेफ्टी भी कुछ ले सकते हैं, एनी अदर। किसी भी अनऑथराइज व्यक्ति को चढ़ने उड़ने नहीं दिया जाएगा डोजर में।
इंजन को चालू अवस्था में नहीं छोड़ा जाएगा और डोजर का जो ब्लेड है ऊपर में कभी नहीं, हमेशा जब रखा जाएगा उसको बंद अवस्था में तो नीचे करके रखा जाएगा। सीट बेल्ट एयर मफ हमेशा यूज करना है, सीट बेल्ट लगा के एयर मैप लगा के, काफ़ी आवाज़ें देती है। तो ये था आपका डोजर का। तो डोजर इम्पोर्टेंट था, ड्रैगलर इम्पोर्टेंट था, डम्पर इम्पोर्टेंट था। अब रीपर स्क्रैपर थोड़ा थोड़ा जानकारी देना इसमें ज़रूरी है, इसको देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें टाइम। तो पहले में यूज होता था, अभी भी काफ़ी जगह रीपर यूज होता था। रीपर कोई अलग मशीन तो है नहीं, ठीक है। जो आपका जो डोजर है उसके पीछे जो हम लोग खेती करते हैं ना हल चला के, उसी टाइप से हल टाइप का रहता है ये, ताकि माल को ढीला कर सके और डोजर अच्छे से उसको आराम से ड्रैग करके बाहर ले जाए। तो रीपर का यही काम है। और इसकी जानकारी चाहेंगे तो उसको जमीन पे 0.5 मीटर कितना काटता है ये इम्पोर्टेंट है। कटिंग लेंथ 0.5 टू 1 मीटर तक ये कट कर सकता है। ईसीएल में इसका यूज है ओपन कास्ट में, ठीक है। ईसीएल गए हुए ट्रेनिंग तो शायद ओपन कास्ट में देख सकते हैं। बस पेपर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्क्रैपर पहले यूज होता था, ये जो है आपको लगभग देखने में लगेगा छोटा गाड़ी की तरह। ये कट करता है, इसमें कट करते हुए इसमें बकेट भी रहता है, वो सीधे उसी में मटेरियल आ जाता है। स्क्रैपर टाइप से काटता है और उसी में लोड हो जाता था, पहले यूज होता था। तो लगभग 30 से 40 मीटर जब चलती है ना तो इसका बकेट भर जाती है। इसका जो कटिंग है ना, कट करती है 20 mm की। कितना? 20 mm। अब बात करते हैं अगला, इसको इतने ही रहने देते, ज़्यादा नहीं है इसमें, ज़्यादा माथा नहीं खपाना, लास्ट एग्जाम है। तो ड्रिलिंग मशीन सभी को पता है, यूडीएम करके जानकारी होगी इसके बारे में। तो इसका जो भारत में जो है, हमारे भारत में इंडिया में ड्रिलिंग मशीन जो है 150 मौजूदा है। 150, 200, 250, 310 mm का डाया ड्रिल करती है ये, है ना। रोड की लेंथ, ये सब इम्पोर्टेंट है, सब लिख लीजिए। रोड की लेंथ जो उसकी होती है 10 से 12 mm, तब में डीप होल ब्लास्टिंग होती है। 12 मीटर होगी, है ना, लंबी होती है। इसमें रोड के ऊपर रोड लगाया जा सकता है, अगर इससे ज़्यादा डीप होल चाहिए तो एक रोड लगने के बाद दूसरा रोड भी लगा सकते हैं। तो 12 का किया है तो एक रोड लगा के 15 24 भी कर सकते हैं, तीसरा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसका डाटा यहीं ख़त्म करते हैं। अब ग्रेडर देखिए, ग्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडर का हर जगह काम है, ओपन कास्ट में बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेड जो है, ग्रेडर ग्रेडियंट मेंटेन करता है, होल रोड का मेंटेन करता है, किसका? होल रोड का।
बारिश होती है, डंपर चलती है तो इरेगुलर शेप में आ जाती है, तो उस समय मेंटेनेंस, यही क्वेश्चन है कि ग्रेडर का यूज कहाँ पर है। तो होल्ड ऑन में क्या करती है, ग्रेडियंट मेंटेन करती है। अब बकेट व्हील एक्सकावेटर बहुत बड़ा मशीनरी है, ड्रैगलाइन की तरह ये भी बहुत बड़ा मशीनरी है। इसके कुछ कंपोनेंट की बात करते हैं। बकेट व्हील होता है, बूम होती है, क्लावलर गियर होती है, क्लावलर गियर, क्लावलर होती है, ट्रक माउंटेड डीजल पंप होती है, इसको रहने देते हैं, इसकी जानकारी नहीं है, ये नहीं होती है, इसको बाद में हटाएंगे। क्लावलर हो गई, डिस्चार्ज कन्वेयर होती है, और ये कैसे चलती है मैं बताता हूँ। पहले ये सब लिख लेते हैं, सबका यूज क्या है। कन्वेयर मशीन हाउस सब में रहेगी। ऑपरेटर केबिन तो रहेगी, ऑपरेट के सब ऑपरेटर केबिन। तो सबसे पहले तो जानते हैं बकेट व्हील होगा। एक ऐसा बकेट व्हील रहता है जिसमें इतने सारे बकेट रहते हैं, लगभग 10, 15, 20, 25 बकेट हो सकते हैं, तो काफी बकेट होते हैं। राउंडिंग घूमती है और मटेरियल को काटती है, सॉफ्ट रॉक को काटने में, सॉफ्ट ओबी को काटने में ये काम आती है। इसका काम ओबी में है, लिग्नाइट को लेके। तो ये क्वेश्चन काफी बार आती है कि बकेट व्हील एक्सकैवेटर यूजिंग कहाँ पर, लिग्नाइट कोयले में यूज होती है, कोयले को काटने में। और कोई सॉफ्ट रॉक है तो इसका यूज है लिग्नाइट, लिग्नाइट माइंस में, या सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक। सॉइल तो है ही, सॉफ्ट सॉइल भी लिख सकते हैं। तो इसका यूज यही क्वेश्चन में ड्रैग लाइन में आता है ज्यादातर। लिग्नाइट माइंस, सॉफ्ट रॉक, सॉइल, जैसे समझ लीजिए। अब देखते हैं बकेट संख्या किसकी किसकी कितनी है। तो नवेली लिग्नाइट जो है उसमें बकेट व्हील एक्सकैवेटर यूज हो रहा है, उसका कुछ डाटा है मेरे पास, देख लीजिए। बकेट साइज यहाँ मैंने लिखा है। तो बकेट साइज इसमें 700 है, 700 मीटर क्यूब, या इसको लीटर पर ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, 0.7 मीटर क्यूब हो जाएगा। 700 लीटर को कन्वर्ट कीजिएगा तो इतना हो जाएगा मीटर क्यूब में। और 1400 लीटर वाला भी बकेट एक्सकैवेटर है वहां पर, इसको चेंज करेंगे तो अब 1.4 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह का है बकेट साइज। तो दो तरह का, एक 700 लीटर वाला है, 1400 लीटर वाला है। तो इसमें कितने ज्यादा बकेट संख्या होती है, व्हील डायमीटर क्या होता है, कटिंग हाइट क्या होती है, ट्रेलिंग मीटर क्यूब क्या होती है, कन्वेयर की चौड़ाई क्या होती है, वो डाटा आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन हो सकता है इससे आ जाए कि 700 लीटर वाले में बकेट संख्या कितनी होती है। बकेट नंबर एंड में ले लेते हैं, बकेट संख्या इसको बोलेंगे। तो 700 लीटर वाला में
9 बकेट संख्या होती है। कितने? 9। और 1400 लीटर वाला में कितना रहता है? 10। ठीक है। अब व्हील डायमीटर की बात की जाए, व्हील डाया कितनी होती है? 700 लीटर वाला में 8 मीटर, 1400 वाला में 11 मीटर। कटिंग हाइट, कटिंग हाइट समझ लीजिएगा, एच लिखा हुआ है तो कटिंग हाइट है 20 मीटर का कट लगा सकती है। हाइटिंग इतना है, कटिंग हाइट इसका 700 लीटर वाला जो कैपेसिटी है, और इसमें 28 मीटर है। ये सब डाटा याद रखने योग्य है, इसको याद करना है। बीगिंग जो है मीटर क्यूब पर घंटा में कितनी होती है? मीटर क्यूब में इसको लेते हैं पर आवर, तो 2100 है इसका, इसका है 4200। विड्थ ऑफ बेल्ट कन्वेयर, mm है 700 वाला के लिए, 2000 इसमें। ठीक है, तो ये कुछ डाटे हैं, अगर याद रख सकते हैं इसको। तो गाइस हो सकता है बोरिंग हुआ होगा क्लास, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है मशीनरी का। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म करते हैं इसको। ये आपका लगभग इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, उम्मीद यही रखते हैं हम, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं पा रहा है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। और मिलते हैं अगला वीडियो में, हो सकता है वो SOP हो या तो फिर आपका नॉन टेक्निकल होगा।